देखो लास्ट क्लास में ये डिस्कस तो किया था कि जब स्ट्रिंग फिक्स है दोनों एंड्स पे, तो उसके अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशंस थे, है ना, कि जिन दो एंड पर स्ट्रिंग फिक्स होती है वहां पर अगर हम स्टैंडिंग वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इधर भी नोड फॉर्म होगी और इस साइड भी नोड। तो कल जो डिस्कशन चल रहा था उसमें ये चल रहा था, कल के डिस्कशन में, कि थोड़ा सा कि अगर ये स्ट्रिंग फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रही है, अगर आपसे कह रहा है कि ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन उसको कहा जाता है जिसमें एंड पॉइंट्स नोड है और सेंटर पॉइंट एंटी नोड। दैट मीन्स यहां पर कभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां पर कभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्ट्रिंग ऊपर जाएगी फिर स्ट्रिंग नीचे आएगी। और इस टाइम पर लेंथ और वेवलेंथ को रिलेट किया गया था कि जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की एल, नहीं एल की वैल्यू जो आई थी ना, लेंथ की वैल्यू लैम्डा बाई 2, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू 2l आई थी। ये लिख चुके हो, फिर से मत लिखना, कल लिखा जा चुका है। और इसमें फ्रीक्वेंसी जो आई थी इस टाइम पर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी 1/2l इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू, ऑलरेडी किया जा चुका है कल। उसके बाद इसको फर्स्ट हार्मोनिक नाम दिया गया था। हाँ, इसके बाद जो अगला था उसको हम लोगों ने सेकंड हार्मोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी मतलब नेक्स्ट मोड को सेकंड हार्मोनिक बोलते हो, या फिर इसको बोलते हो फर्स्ट ओवरटोन। पूरा ही लिख दे रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन। और अगर इसके साथ स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि एंड पॉइंट तो नोड है ही, वो तो बाय डेफिनेशन नोड है क्योंकि वहां पर स्ट्रिंग बधा हुआ है। एंड पॉइंट तो एंड पॉइंट्स बाय डेफिनेशन नोड है, बट एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट करते हैं इसमें। फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन का मतलब एक एक्स्ट्रा नोड, और वो क्रिएट करते हैं एट द सेंटर। और इसमें स्ट्रिंग का वाइब्रेशन किस तरीके से होता है, तो ये भी कहा गया था कि इस नोड और इस नोड के बीच में अगर स्ट्रिंग का वाइब्रेशन ऊपर की तरफ होगा, मतलब अगर यहां पर स्ट्रिंग का वाइब्रेशन अप साइड पे होगा, तो नोड से अगले नोड के बीच में जो स्ट्रिंग होगी वो नीचे वाइब्रेट करेगी। और जिस टाइम पर यहां वाले स्ट्रिंग का वाइब्रेशन नीचे की तरफ हो रहा होगा, उस टाइम पर इधर वाली स्ट्रिंग ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रही होगी। मतलब जब यहां कहीं का पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो उस टाइम पर इधर वाला पार्टिकल नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा होगा। इसके लिए लैम्डा की जो वैल्यू आई थी इसके लिए, बिकॉज अगर यहाँ नोड है और सेंटर पर नोड है तो ये डिस्टेंस हमारा l/2 हो गया, और हम लोगों ने l/2 को λ/2 लिखा था, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू l के इक्वल आई थी। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो बनी थी वो बनी थी 1/l रूट ऑफ टी बाय म्यू, ये यहाँ की फ्रीक्वेंसी आई थी। इसके बाद की जो थी वो थर्ड हार्मोनिक थी, मैं 3 तक जाऊंगा बस, उसके आगे नहीं। थर्ड हार्मोनिक जिसको हम सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये भी कल डिस्कस हुआ है। और इसमें ये कहा गया था कि वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कर दी जाए कि हम 2 और नोड क्रिएट करें। देखिए मिनिमम 2 नोड पे चलना ही पड़ेगा आपको, मिनिमम, इससे कम नहीं कर सकते। मिनिमम 2 नोड क्यों कहे जा रहे हैं आपको, 2 फिक्स पॉइंट है तो वो नोड तो है ही। तो अगर स्ट्रिंग मिनिमम नंबर ऑफ नोड पे वाइब्रेट कर रही है, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन विद द मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो कि सिर्फ 2 है, तो ये फंडामेंटल है। मिनिमम से एक ज्यादा नोड हो गया यानी कि 3 हो गए, तो ये फर्स्ट ओवर। भाई ओवर वर्ड आप कब लगाते हो, जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है। तो ओवर टोन जो बोल रहे हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज 1 नोड इज एक्स्ट्रा, 2 नोड एक्स्ट्रा हो गए, सेकंड ओवरटोन। मतलब ओवरटोन ये बताता है कि कितने एक्स्ट्रा नोड आप बनाते जा रहे हो। 2 से स्टार्ट करना ही है बिकॉज 2 जगह पर स्ट्रिंग बता हुआ है तो यहाँ पर वाइब्रेशन कभी होंगे नहीं, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से नोड है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक नोड से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम स्टार्ट किससे करोगे, 2, एक एक बढ़ाते जाओ, और जितने नोड ऐड करते जाओगे वो ओवरटोन बनते जा रहे हैं। अब अगर हमने 2 नोड और ऐड कर दिए यानी कि टोटल 4 हो गए, 2 जो एंड पॉइंट्स पे थे और 2 यहां पर, तो ना 4 नोड, बीच में 2 नोड और आ गए। इसका मतलब
स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कुछ ऐसे होगा, फर्स्ट टू नोट्स के बीच में अगर स्ट्रिंग ऊपर है, मतलब कि कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा होगा, तो नेक्स्ट टू नोट्स के लिए नीचे और अगले दो नोड के लिए ऊपर। फिर यहां पर जब डाउनवर्ड वाइब्रेशंस हो रही होंगी, दूसरे साइड पर यही वाइब्रेशंस अपवर्ड, एंड देन यहां पर फिर से डाउनवर्ड। और इस केस में ये डिस्टेंस हमारा L/3 हो गया, और L/3 λ/2 के बराबर होगा। तो इससे लैम्डा की वैल्यू आई थी 2L/3 एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी 3/2L एंड रूट ऑफ T/μ। ये सब डिस्कस हुआ है, जस्ट रिवाइज हो रहा है अभी। तो मतलब क्या है कि अगर इस स्ट्रिंग को, ठीक है ना, अगर इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रिंग को अगर हम वाइब्रेट करेंगे तो जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे उसके हिसाब से डिसाइड होता है नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड, और इनको मोड ऑफ वाइब्रेशंस कहे गए। दीज आर कॉल्ड मोड ऑफ वाइब्रेशंस। बट मेन पॉइंट ये था कि स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे कैसे, है ना, ये भी तो क्वेश्चन है। ये तो सारी बातें तब हो रही है जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करे, और इसके पहले कल की क्लास में ये भी डिस्कस किया जा चुका है, क्योंकि आप स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हो, और स्टैंडिंग वेव बनने के लिए हमेशा दो वेव चाहिए हमें, सिमिलर और अपोजिट डायरेक्शन में। वो दो वेव क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग? बाय द इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के कॉम्बिनेशन से। तो रिफ्लेक्शन से पहले वेव इंसिडेंट तो कराओगे ना, मैं एक मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए मुझे, अगर तो मिरर पर पहले लाइट डालनी तो पड़ेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे एक वेव स्ट्रिंग में क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो स्ट्रिंग के अंदर वेव क्रिएट करेगा, मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस जनरेट करेगा, उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम अपना नाम देने जा रहे हैं ड्राइवर फॉर द स्ट्रिंग। मतलब ये जो टर्म ड्राइवर होता है ना, कई बार क्वेश्चंस में लिखा होगा, तो ड्राइवर वर्ड यहां पर यूज करते हैं फॉर द इंस्ट्रूमेंट और द मशीनरी बाय विच वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग। उस इंस्ट्रूमेंट, उस डिवाइस को हम अपना नाम देते हैं ड्राइवर। इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस which is used for creating the vibration in the string. जो लेबोरेटरी में वो जो ड्राइवर होता है, वो बेसिकली हम ट्यूनिंग फॉर्क यूज करते हैं इसके लिए। ट्यूनिंग फॉर्क कभी देखा हो अगर, चिमटे जैसा होता है, मतलब ऐसे इस टाइप से यू शेप का, तो ट्यूनिंग फॉर्क को मार मार करके वाइब्रेशंस करवाई जाती है, तो वो हमारा लिए ड्राइवर है। अच्छा, इसके अलावा मतलब देखो क्या हुआ ना, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दें, अभी ड्राइवर पर वापस आ रहे हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि देयर इज वन लूप इन द वेव। इस फिगर में हम कहते हैं कि देयर आर टू लूप्स, एंड देन यहां पर बोलेंगे देयर आर थ्री लूप। मतलब ये चीज एक लूप कहलाती है। नोड टू नोड इज कॉल्ड वन लूप। मतलब आपसे ये भी कहा जा सकता है कि स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद थ्री लूप्स। नाउ इसको जनरलाइज भी किया गया था, मतलब इन रिजल्ट्स को जनरलाइज भी कर दिया था, ठीक है। और जनरलाइजेशन करने के बाद जो लैम्डा का जनरलाइज फॉर्मूला बना था आपके लिए, वेवलेंथ इन जनरल, क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न देखा, यहाँ 2L आ रहा है जिसको कि मैंने 2L/1 लिखा है, यहाँ L आ रहा है विच कैन बी रिटन एज 2L/2, यहाँ 2L/3 आ रहा है। तो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर आपका 2L/1, 2L/2, 2L/3, यानी एक जनरल पैटर्न क्या बन रहा है, ये 2L डिवाइडेड बाय n। इन जनरल वेवलेंथ कैन बी रिटन एज 2L डिवाइडेड बाय n।
और इन जनरल फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, देखिए 1/2L इंटू √T/μ, और यहाँ जो 1/L है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2/2L. Now it is 3/2L. So 1/2L, 2/2L, 3/2L, n/2L and root of T/μ. ये इन जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. जिसमें n क्या हुआ, हार्मोनिक. n मतलब नंबर ऑफ हार्मोनिक. फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो यू विल पुट n इक्वल टू 1. इफ इट इज सेकंड हार्मोनिक n इक्वल टू 2. थर्ड हार्मोनिक n इक्वल टू 3. n इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक, या नंबर ऑफ लूप भी कह सकते हो. n इज नंबर ऑफ हार्मोनिक. n मीन्स ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक कह सकते हो, या फिर नंबर ऑफ लूप कह सकते हैं, या फिर अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ एंटी नोड्स को, नंबर ऑफ एंटी नोड्स को अगर हम काउंट करें, यहां पर सबसे पहले एक एंटी नोड आ रहा है, इसमें दो नोड के बीच में एंटी नोड, फिर यहां एंटी नोड. दैट मीन्स हमारे पास दो एंटी नोड है. यहां पर तीन एंटी नोड हो गए. सो 3 लूप, 3 एंटी नोड, 3 हार्मोनिक. मतलब एन को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज नंबर ऑफ एंटी नोड्स है. ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक कह लीजिए, नंबर ऑफ लूप कह लीजिए, नंबर ऑफ एंटी नोड कह लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछने के तरीके कई सारे होते हैं. ठीक है. अब सबसे बड़ा पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूं, ड्राइवर. जो ड्राइवर वर्ड है उसको समझना हो. मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग अपने आप वाइब्रेट कर जाएगी. मतलब लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, अगर हम लैब की बात करें तो यहां पर क्या करते हैं, स्ट्रिंग ली, उसको एक एंड पर फिक्स कर दिए, और दूसरे एंड पर क्या करते हैं, इसको एक ट्यूनिंग फोर्क से अटैच करते हैं. लेबोरेटरीज में इसको एक ट्यूनिंग फोर्क से बांध देते हैं, और वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कुछ एफ मान लेते हैं. अच्छा, ट्यूनिंग फोर्क की भी प्रॉपर्टीज क्या है वो बताओ आप. मतलब क्यों ये ट्यूनिंग फोर्क क्यों यूज किया जाता है इसको. तो कैसा ऑसिलेशन, बिकॉज ऑसिलेशन लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों होते हैं. तो हम लोग क्या क्या वजह है कि हम ट्यूनिंग फोर्क का यूज करते हैं. ट्रांसवर्स. और ट्यून वर्ड जो होता है ना, अगर आप रेडियो में जाओगे तो रेडियो में भी ट्यूनर लिखा होता है. ट्यूनर वर्ड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को मैच करवाना. राइट. तो वहां से ट्यूनिंग फोर्क का क्या मतलब है देखिएगा. ट्यूनिंग फोर्क में बेसिकली ये यू शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, और साथ में यहाँ पर एक वर्टिकल स्टैंड भी होता है. ट्यूनिंग फोर्क एक इकलौता ऐसा डिवाइस है जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही वाइब्रेशंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. इसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस भी होती है, दोनों ही होते हैं. इसका ये जो यू शेप वाला पोर्शन है, मतलब जब हम ट्यूनिंग फोर्क को कहीं पर भी हिट करते हैं, सुनना भी, तो ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है, इसका यू शेप स्ट्रक्चर, ये वाइब्रेट करता है इस तरीके से. मतलब जो ये यू शेप का स्ट्रक्चर है, ये अपनी लेंथ के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है. मतलब अगर ये लेंथ वर्टिकल है तो इसकी वाइब्रेशन लेफ्ट राइट होगी, और इसकी जो वर्टिकल स्टैंड है, वर्टिकल स्टैंड्स, इनमें वाइब्रेशंस पैरेलल टू द स्टैंड होते हैं. मतलब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वर्टिकल स्टैंड के मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं इस लेंथ के पैरेलल. ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है. और जो ये यू शेप के स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये राइट एंड लेफ्ट मतलब कि इस लेंथ के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स ऑसिलेशन है यहाँ पर. इसी वजह से लेबोरेटरी में ट्यूनिंग फोर्क हर जगह यूज किया जाता है, क्योंकि इसके हम कोई भी वेव क्रिएट कर सकते हैं. इसका जो स्टैंड है, मतलब दिस वर्टिकल पार्ट,
it consists of the longitudinal vibrations. That means molecules in this portion will be vibrating parallel to length, and the molecules in this U-shape structure, U portion, they are vibrating perpendicular to the length. ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्यूरिंग फोर्क है जिसका यूज करते हैं हम लोग. तो यहां पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और एक वाइब्रेटिंग फोर्क होना चाहिए. ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेटिंग होना चाहिए, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए एफ. तो ये ट्यूनिंग फोर्क हमारे लिए काम करने जा रहा है क्या, ड्राइवर. मतलब कि इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क से जब स्ट्रिंग अटैच होगी तो इसके वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर भी वाइब्रेशंस होंगी. ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट. बिकॉज ये वाइब्रेट होगा तो ये भी वाइब्रेट होगा क्योंकि ये इससे अटैच है. और इसका एक क्लियर एविडेंस देखोगे ना भाई, अभी इसमें जो पानी है वाइब्रेट तो कर नहीं रहा. ड्राइवर का क्या मतलब वो समझा दें आपको. ड्राइवर का मतलब, अगर हम यहां पर हिट करेंगे ना इस स्टैंड को तो पानी भी वाइब्रेट करेगा, जबकि हम पानी को टच भी नहीं करने जा रहे. हम स्टैंड को अगर वाइब्रेट करें तो अंदर जो पानी है वो हिल नहीं रहा. तो हम तो यहां पर वाइब्रेशन कर रहे हैं इस पॉइंट पर, बट ये वाइब्रेशन इसके अंदर कैसे जा रही है, तो वो ड्राइव हो रहा है. इसको बोलोगे ड्राइवर. वाटर इज ड्रिवन बाय दिस स्टैंड, फोर्स वाइब्रेशन. तो जिस फ्रीक्वेंसी पर मैं स्टैंड को वाइब्रेट करूंगा एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पर यहां पर भी वाइब्रेशंस होती है. और इसको फिजिक्स में रेजोनेंस का फिनोमेना भी कहते हैं. हाँ, रेजोनेंस फिनोमेना भी बोलते हो आप इसको. ड्राइवर आपका फोर्स होगा कि ये फैन, क्या चीज इसमें ड्राइवर आपने जो फोर्स लगाया होगा कि फैन फोर्स जो कांटेक्ट ये होगा ना. हाँ, क्योंकि मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ, इसकी वजह से स्टैंड वाइब्रेट हो रहा है, स्टैंड की वजह से ग्लास के अंदर का पानी वाइब्रेट कर रहा है. मेरे कहने मतलब ये है कि जब आप इसे ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके और स्ट्रिंग से अटैच करोगे तो इस ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशंस, क्योंकि हमने इसका यू वाला शेप अटैच किया इसमें, तो इससे होगा क्या, जब यू वाला शेप अटैच करोगे और यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन, तो नेचुरल सी बात है इससे अटैच स्ट्रिंग भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी. और ये किस टाइप का वाइब्रेशन बन गया यहाँ पर. और अटैचमेंट होने की वजह से जितनी फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग फोर्क होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करेगी. दैट मींस स्ट्रिंग ऑसिलेट्स और वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ. कल जो वीडियो बना के दिखवाया गया था आपको, उसमें ट्यूनिंग फोर्क की जगह मैं था. हमने बाय हैंड इस पॉइंट को जर्क दिया था. ठीक है, तो मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और मशीनरी से भी हो सकता है. तो ट्यूनिंग फोर्क की वजह से वाइब्रेशंस ऊपर नीचे होंगी और वो वाइब्रेशंस स्ट्रिंग में प्रोपोगेट कर जाएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो. और ट्यूनिंग फोर्क कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहना चाहिए. तो अगर यहां से कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस जारी होगी तो हर एक मूवमेंट पर एक वाइब्रेशन इस तरफ जाएगी, मतलब एक वेव इस तरफ प्रोपोगेट हो रही होगी और वो वहां से रिफ्लेक्ट हो रही होगी और दोनों के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बन रही होगी. अब वो स्टैंडिंग वेव कौन से मोड में बन रही होगी ये क्वेश्चन आते हैं. मतलब इसे ट्यूनिंग फोर्क की वजह से स्ट्रिंग जो होगी वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगी, या फिर फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगी, या फिर थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगी. तो जिस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क आप लगाओगे दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी सम मल्टीपल ऑफ 1/12 into रूट ऑफ t by mu. वो उसके कुछ मल्टीपल्स के फॉर्म में. मतलब कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लो है या हाई है वो डिसाइड करेगा n की वैल्यू 1 आनी है या n की वैल्यू 2 आनी है या फिर n की वैल्यू 3 आनी है. मतलब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है
किस चीज की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ n, क्योंकि और कुछ वेरिएबल नहीं है। स्ट्रिंग का टेंशन आप चेंज कर नहीं सकते, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ चेंज होगा नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी नहीं। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव करेंगे तो n की लो वैल्यूज आएंगी, हाई फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव करेंगे तो n की हाई वैल्यूज। और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं हमारे सारे, जितने भी क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है। हाँ, और इनको ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है, मतलब जब जब कोई ड्राइवर किसी चीज के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा तो इन फ्रीक्वेंसीज को एक और नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। यही फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाएंगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। मेरा एक बार फिर रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेस के बियॉन्ड जाकर के थोड़ा सा ये समझना होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्राइवर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाउ द वेव्स आर क्रिएटेड, ये सब। बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो पूरी मैकेनिज्म को बहुत क्विकली रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम सोर्स जिसको हमने नाम दिया हुआ है ड्राइवर। दैट सोर्स इज ऑसिलेटिंग, दैट ऑसिलेटिंग सोर्स विल send that oscillating source will send some wave in the string which will be reflected from the other end, the reflected wave and the waves which are transmitted by the source, right? Those two waves will superimpose, standing wave will be created, nodes will be generated. How many node and anti nodes are generated, that depends upon what is the frequency of source. ये पूरी कहानी है इसकी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो इसलिए बोल रहा हूं ना मैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये है, फोर्स ऑसिलेशन का कंसेप्ट है वो। बिकॉज ये स्ट्रिंग नेचुरल ऑसिलेशन पे नहीं है, ये ऑसिलेट कर रही है क्योंकि आपने इसकी वजह से इसको ऑसिलेट करवाया है। इसी फिनोमिना को रेजोनेंस बोल रहे हो, व्हेन समथिंग ऑसिलेट्स बिकॉज ऑफ सम अदर ऑसिलेशंस। भाई हमने आपको अर्थक्वेक के एग्जांपल दिए थे, अर्थक्वेक आने पे घर का पंखा हिलने लगता है, वाइब्रेशंस में रहते हैं, तो वो वाइब्रेशन नेचुरल थोड़ी है। नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब जो इस समय भी वाइब्रेट कर रहा है, इस समय इस रूम के अंदर कोई चीज वाइब्रेट तो हो रही थी, समझ आ रहा है आपको? बट अगर कहीं दूर कहीं अर्थक्वेक आएगा तो यहाँ पर भी वाइब्रेशंस आएंगी, तो हम ये बोलेंगे कि इस रूम की जो वाइब्रेशंस है वो अर्थक्वेक के साथ में रेजोनेंट की कंडीशन में आ गए, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक आएगा उसी फ्रीक्वेंसी पर यहाँ सारी चीजें वाइब्रेट कर रही होंगी। तो बड़े आगे न्यूमेरिकल करने से, क्योंकि ये दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है। कहानी कहां से शुरू हो रही है? विद द वाइब्रेशन ऑफ ड्राइवर, देन वेव propagates, it is reflected, superposition, formation of standing wave, number of node and anti-nodes are decided by the frequency, that means the value of n depends upon the value of frequency. ये पूरी कहानी है, ठीक है? और जो नोड और एंटी नोड बनेंगे उनके बीच की सेपरेशंस वगैरह कल डिस्कस हो चुका है कि दो नोड के बीच में लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड्स के बीच में लैम्डा बाई 2, और दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा। ये सब प्रॉपर्टीज कल डिस्कस हो चुकी है। अब आप जरा बुक निकालें, HCV निकालें, और HCV का बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 34, HCV वेव चैप्टर, प्रॉब्लम नंबर 34। वेव वेव SHM नहीं, SHM खोलिए, वेव चैप्टर कह रहे हैं, वेव चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 34। बहुत क्विक देखना है आपको, जल्दी जल्दी काम करना है। हाँ नहीं हाँ मेरा पढ़ा हुआ है, पेज नंबर 326 है, 326। मैं क्विकली ये देख रहा हूँ कि जो कुछ बोर्ड पे लिखा है इससे हमारा सॉल्व हो जाता है। मतलब जो तुम्हारा रिव्यू नोट्स बनेगा, एक रिवीजन वाले जो नोट्स होते हैं ना, रिवीजन नोट्स में इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है आपको। दिस इज ऑल, ये रिवीजन नोट्स है मेरा। 34th क्वेश्चन पढ़ो। वेव स्पीड दी हुई है क्वेश्चन 34 में, वेव स्पीड इज गिवन, और क्या दिया है? लेंथ इज गिवन।
और कौन सा फ्रीक्वेंसी वो लगे हैं? लिखा है ना फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब n इक्वल टू 1। और हाँ जी, निकालना क्या इसमें? तो ये है ना यार, ये तो है। और रूट टी बाई म्यू ही स्पीड है, मतलब ये चीजें डायरेक्ट दे दी गई, ये डायरेक्ट दे दिया गया। लेंथ गिवन है, फंडामेंटल मतलब n1 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी। छोड़ दें इसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखते जाओ, मतलब वर्बली हो जाएंगे, बस खाली कैलकुलेशन चलाना है। 35 ये बेसिक क्वेश्चंस पहले करोगे। 35 में गिवन इंफॉर्मेशंस क्या क्या हैं? एक मिनट, एक एक करके। एन क्या दिया है इसमें? लिखा है फंडामेंटल, तो एन हो गया 1। और क्या लिखा है? लेंथ गिवन और फ्रीक्वेंसी। निकालना क्या है? फॉर्मूले पे नजर डालो, सब कुछ देख करके एक चीज पूछी जा रही है। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूले वाले हैं, कैलकुलेशन चेक करते हैं लोग। या यूं कह लीजिए कि स्टार्टर्स है, स्टार्टर्स में क्वेश्चंस आसान आते, मतलब इजी आते। 36 पे आओ। एक मिनट, मास गिवन है, लेंथ गिवन है, मतलब कि म्यू। टेंशन दिया है क्या? क्या कुछ लिखा है? फोर्थ हार्मोनिक मतलब n बराबर 4। निकालना क्या है? आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यार, इसीलिए कहा जाता है कि सेम टाइम प्रैक्टिस करने से चीजें आसान लगती है। वो है, गैप गैप करने में दिक्कत होती है। अभी देखो, इमीडिएट करते हो तो ये खुद ही लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि माइंड क्या होता है ना, तुरंत रिएक्ट करता है फॉर्मूले को देख करके। 2 दिन बाद रिएक्शन भूल जाती है। 37 में सी नोट से मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी दिया ना उसमें। चलिए, और मतलब म्यू दे रखा है, क्या पूछा है? लिख, फंडामेंटल लिखा है n इक्वल टू 1। बच्चा बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? बुक नहीं है ना? सबके पास बुक है, सभी टेबल पर नहीं है आपके? कहीं शेयर करो भाई। हाँ, फायदा क्या होगा पढ़ाने का फिर। चलिए, हो जाएगा ये भी। 38 कहते हैं, 38 में शायद सोनोमीटर है कुछ लिखा है, तो कोई बात नहीं। क्या लिखा है इसमें? लेंथ गिवन है कितना? n कितना है? तो n इक्वल टू 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है ना? निकालना क्या फिर? तो हो गया ना, फ्रीक्वेंसी गिवन है, n गिवन है, l गिवन है, और रूट टी बाई म्यू निकालना है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। 39 पे आइए। यही तो बोलो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए आप, अभी अभी मैं बहुत जल्दी में आ रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, रेजोनेंस समझाऊंगा डिटेल में, बट अभी फिलहाल के लिए रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, सबका मतलब एक है। इन फ्रीक्वेंसीज को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दे सकते हो, कुछ किताबों में इनको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अभी आप सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रेजोनेंस को डिटेल में समझना है। हाँ जी, तो नहीं, अभी इसी में समझाएंगे बाद में। 39 हो गया ना सर? देखो 39 भी हो जाएगा, देखो ध्यान से पढ़ो तुम। ये मैंने कहा था ना कि वो कहीं देखो, कुछ क्वेश्चंस में वो हार्मोनिक बोल रहे हैं, लूप बोलेंगे, तो ये सब
वैल्यू ऑफ n बताने के तरीके हैं। तो 2 लूप का मतलब n बराबर 2 और तो म्यू मतलब म्यू इनडायरेक्टली म्यू पूछा क्या है। तो n गिवन l गिवन म्यू गिवन टेंशन उसमें हाँ राइट वो जो पुली है उससे 2 मास लटक रहे ना ऐसे तो टेंशन बराबर mg मतलब टेंशन मैकेनिक्स से आ जाएगी टेंशन विल बी इक्वल टू mg 90 हाँ बस सीधा सा फॉर्मूला है। सो टेंशन भी इनडायरेक्टली दिया हुआ है डायग्राम के फॉर्म में टेंशन डायग्राम के फॉर्म में दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं कुछ थोड़े से इनडायरेक्ट हैं पर बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट नहीं है इतने भी इनडायरेक्ट नहीं है कि नहीं हो सकते। 40th करें डिस्कस या लग रहा हो जाएगा अब देखिए बताओ अपने आप क्लियर है लग रहा फॉर्मूले से हो जाएगा ये। अगला बात देखिए ये सिर्फ देखो ये तो वोकेबलरी है मैंने कहा ना कि भाई साइंस की वोकेबलरी होती है उसमें किसको क्या कहते हैं उससे न्यूमेरिकल्स में फर्क नहीं आता। ये सब सिनोनिम्स हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी है फिर क्या क्या देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है ना जैसे ये फ्रीक्वेंसी आप n की वैल्यू रखोगे तो कई सारी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी ना तो उन सबको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है। देखो अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है देखिए बाय वैल्यूज ऑफ n तो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू 1/2n into root of then 2 इसको f0 कह दीजिए ये फंडामेंटल है ना क्या अगली वैल्यू 2 टाइम्स f0 नहीं होगी नेक्स्ट 3 f0 नेक्स्ट 4 f0 बिकॉज n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगी नेक्स्ट 5 f0 ये सब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज मतलब सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f0 2 f0 3 f0 4 f0 5 f0 7 f0 6 f0 इस पूरे सेट को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हो। ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 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 ये सब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं राइट। अब इसमें क्या लिखा है एक मिनट मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 240 एंड 320 और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज का सेट तैयार कर रहे हो आप ये पूरा रेजोनेंट है ईच टर्म इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो इसमें से एक टर्म 240 है और एक टर्म 320 है मुझे लेकिन ये नहीं पता कौन सा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ultimately the set of all possible frequencies and the possible frequencies are f0 2 f0 3 f0 4 f0 5 f0 out of the उसकी जरूरत नहीं है सुनो तो स्टेटमेंट ध्यान सुनो तो जो आपके पास सेट ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज सुनिएगा द सेट ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज इनको ही आप रेजोनेंट बोल रहे हो ना तो कई सारी फ्रीक्वेंसीज का सेट तैयार किया उनमें से 2 की वैल्यू दी गई है 240 और 320 तो अगर आप इस सेट को देखो तो ये सब किसी नंबर के मल्टीपल्स नहीं चल रहे f0 2 f0 3 f0 4 f0 5 f0 मतलब जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं दे मस्ट बी मल्टीपल ऑफ अ कॉमन नंबर तो 240 और 340 कौन से कॉमन नंबर के मल्टीपल्स हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दैट इज फंडामेंटल वही तो पूछा उन्होंने क्या पूछा गया मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ
कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज दी गई हो तो उनका HCF निकाल लो, एंड दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 240 और 320 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 80 हो गया, तो 80 हर्ट्ज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और ये चीज कहां से मालूम चल रही है? यहां से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। So if 1 is 240, 320, they are multiples of some number. वैसे तो वो किसी भी नंबर के मल्टीपल हो सकते हैं, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 80। समझ आ रहा आपका? हाँ। हाँ, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का HCF जो होता है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सीधा सा बात ये है। हाँ, वो F0 हो गया, वो 80 हो गया। तो अब आपको जो 240 वाली फ्रीक्वेंसी दी गई है वो कौन सा हार्मोनिक है? तो कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड। और 320 फोर्थ हार्मोनिक है। समझ आई बात? यही तो पूछा इसमें क्या? तो निकाल लिया ना 3 और 4। 240 इज द थर्ड हार्मोनिक, तो एन ही तो पूछा गया है, तो वो तो आ जाएगा ना जब F0 फंडामेंटल आ गया। फिर ये फॉर्मूला लगा लेना, फंडामेंटल के टाइम एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 80 हर्ट्ज आ रहा है, बाकी ये सब दिया होगा कुछ ना कुछ, मतलब V दिया होगा ना, तो आ जाएगा, है ना। अगला देखिए, एक मिनट, ये 46 देखो जरा, 46 इसमें भी 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे दी गई, इनका HCF निकालो। 90, 150 और 210 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो फंडामेंटल है 46 का। तो इसका मतलब वो जो 90 हर्ट्ज है वो कौन सा हार्मोनिक हुआ? थर्ड। 150 वाला तो, और 210 वाला। तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं। आप देखो क्वेश्चन काफी आसान होते हैं इसके ऊपर, वो हो जाएंगे। 46 बस इतना ही करना है, 46 भी हो जाएगा, ठीक है। 42 42 में नहीं, सेपरेशन दिया ना दो नोड के बीच, मतलब λ/2 दिया है, लेकिन ये तो बताया नहीं कौन सा हार्मोनिक है, ये तो नहीं दिया ना कौन सा। तो λ/2 बिकॉज दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू नोड, और 42 में इसी की बात की जा रही है, सेपरेशन बिटवीन टू नोड, which means λ/2, and λ/2 from this expression, λ/2 is basically L/n, L/n। so आपको L/n की वैल्यू दी गई है 1.6 सेंटीमीटर, L/n दिया है। अब इसका नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले में n की जगह पर n+1 करिए, ये 1.6 हो जाएगा। मैं हार्मोनिक तो बताया नहीं कौन सा है, तो मैं पहले वाले को nth मान लेता हूँ और उसके नेक्स्ट वाले को, हाँ वो तो दिया है ना कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव मतलब अगर फर्स्ट वाला n है तो दूसरा वाला n+1, तो L/n 2 है और L/n+1 1.6 है। दो इक्वेशंस हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो अननोन्स, L और n निकालना है, सिंपल डिवाइड कर लो, L वाले कैंसिल, n आ जाएगा और फिर n की वैल्यू पुट करके L भी आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधा सा 2-3 फॉर्मूले 4 है, बस याद कर रखो, ठीक है। देखो देख रहे हैं, देखिए
43 अपने आप देखो जरा, 43 में लिखा है ना क्या, ट्यूरिंग फॉर्क, मतलब ये ड्राइवर फ्रीक्वेंसी देती कितनी, इसीलिए बोल रहा था मैं कि फॉर्मूले के साथ उसमें लिखा है क्या, ट्यूनिंग फॉर्क सेट्स अप द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन सेट करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती है। गिटार की स्ट्रिंग अपने आप नहीं वाइब्रेट करती है, उसको वाइब्रेट करवाना पड़ता है प्लग करके, तो वाइब्रेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। गिटार के स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस हैं उसमें ड्राइवर कौन है, जो पर्सन प्लग कर रहा है वो ड्राइवर है, वो जैसा चाहे वैसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकता है। मतलब एफ दिया है ना, मतलब वेव की स्पीड दे दी है, लेंथ एन दे रखा है, तो आ गया ना सीधा। दो लूप बताए, दो लूप, मतलब एन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो भी है। मेरा मतलब ये है कि इसके थ्रू आ जाएगा आंसर। और अगले पार्ट में वहां पर आ रहे हैं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, और स्कूल लेवल पे तो इसके बियॉन्ड की जरूरत भी नहीं आएगी, मतलब स्कूल लेवल तक तो इतना ही है। नाउ अब आगे बढ़ो। किसमें? हाँ, हमने ट्यूनिंग फोर्क को चालू किया और ट्यूनिंग फोर्क में स्ट्रिंग को चालू किया। बिल्कुल। अब देखिए, सुनो, ट्यूनिंग फोर्क की वजह से स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होगी, न जाने कौन से मोड में, किसी न किसी मोड में होगी वो, तो मैं इन जनरल उसको कोई ऐसे डायग्राम दिखाता हूँ। स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद द ट्यूनिंग फोर्क, तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगी? वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विल बी एफ, सेम एज द ट्यूनिंग फोर्क, जिस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क उसी फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट करेगा, बट हार्मोनिक कौन सा होगा वो अभी नहीं बता पाएंगे। मे बी ये फंडामेंटल हार्मोनिक, फंडामेंटल टोन है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, वो डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू कितनी आ रही है, और एन की वैल्यू कितनी आती है वो डिपेंड करता है कि जिस स्ट्रिंग को आप ड्राइव कर रहे हो उसमें लेंथ क्या है, टेंशन क्या है, और म्यू। मतलब कि सेम ट्यूनिंग फोर्क अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को ड्राइव करेगा तो उनके मोड ऑफ वाइब्रेशंस अलग आएंगे। मतलब हो सकता है कि कोई स्ट्रिंग n इक्वल टू 2 पर वाइब्रेट कर रही हो और कोई स्ट्रिंग n इक्वल टू 3। इफ द सेम ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, तो सेम ट्यूनिंग फोर्क होने का मतलब f तो सेम आएगा, बट स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, सो म्यू टी एल मे बी डिफरेंट एंड करस्पॉन्डिंगली n मे बी डिफरेंट। तो ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट है। खैर, अब क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव है तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कहां पर होगा? एंटी नोड्स पे। उसको मैं ए नॉट लिख रहा हूं, लेट ए नॉट इज द एंटी एम्पलीट्यूड एट द एंटी नोड, लिखते जाइएगा साथ में, लेट ए नॉट एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड। That is the highest possible amplitude is A naught. कल की जनरल डिस्कशन में एक बात हुआ था, जनरलाइज डिस्कशन में एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि स्टैंडिंग वेव के जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स पर एक जैसे नहीं मिलते हमें, पोजीशन के फंक्शंस होते हैं। तो नाउ उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, दैट एम्पलीट्यूड वर फंक्शंस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि x का फंक्शन होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडिंग वेव है। अब वो कौन सा फंक्शन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा,
तो फंक्शंस साइन में आएंगे या कॉस में आते हैं, क्योंकि हम हार्मोनिक वेव पढ़ रहे हैं। हार्मोनिक वेव का मतलब एसएचएम, एसएचएम का मतलब जितने भी फंक्शंस आएंगे वो या तो साइन के होंगे या कॉस के हो सकते हैं। सो दैट मीन्स द पॉसिबल फंक्शंस फॉर द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के पॉसिबल फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? तो दो पॉसिबल फंक्शंस हैं, या तो ये फंक्शन ऑफ साइन होगा या ये फंक्शन ऑफ कॉस होगा। तो यहां पर इनके आगे इनकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाएगी ए नॉट। हाँ जी, नहीं फाइव नॉट नहीं कर रहा। देखो कल जब डिस्कस किया था हमने तो हमारी वेव की स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, जरा ध्यान रखना, कल के लेक्चर में स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन बनी गई थी ना वो ये थी यार, y was 2 times of a sin of kx and cos of omega t। एक बार चेक तो करो आप इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो इसमें इस टर्म को एम्पलीट्यूड कहा गया था, ये टर्म एम्पलीट्यूड होता है, मतलब टाइम, ये टर्म एम्पलीट्यूड में नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड का मतलब ये वाला फंक्शन। तो यहां पर जो 2a था ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमने 2a को a नॉट लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव यही है ना भाई, तो 2a इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसकी जगह पर a नॉट लिखा है। तो आगे हम साइन kx लिखेंगे, यहां पर भी cos kx। ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन kx ही आएगा। क्यों? स्टैंडिंग वेव बनती है दो ट्रेवलिंग वेव को मिला करके, ठीक है। अब हम देखो, सपोज दैट हमारे पास दो ट्रेवलिंग वेव है, मैं आपको कुछ ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन दूंगा और आप मुझे बताना है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या बनेगी। सपोज मेरे पास एक ट्रेवलिंग वेव है कैपिटल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी ट्रेवलिंग वेव है ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस के एक्स। तो इनको ऐड करके क्या बन जाएगा, बिकॉज यही स्टैंडिंग वेव होती है, दो ट्रेवलिंग वेव जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो उनको ऐड करके जो इक्वेशन आ जाए वो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। सिंपल सा थ्योरी है। तो अगर मैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिकली ऐड करता हूं ना, करके देखो तो आप मेरे समझ जाओ, मतलब इसको ऐड करो ट्रिग्नोमेट्रिकली और आंसर जो आएगा वो ये आएगा 2a cos kx। चेक तो कर लो, करो तो एक्सपेंड इसको जरा, साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी से, या साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाओ, करके देखो, ऐसे जल्दीबाजी नहीं। अरे भैया ये हमने माना है, जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही हो, नेगेटिव लिख सकते हैं। भैया मेरे, तुम्हारा इसका मतलब अब हो गया है तो इसकी वजह से ना बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे पूरा। कल की क्लास में या तो तुमने रिवाइज नहीं किया, मतलब किसी ने भी रिवाइज नहीं किया होगा। कल की क्लास में एक डाउट पूछा गया था और उस डाउट में ये बताया गया था कि फाई नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आप देखोगे तो क्लास स्टार्ट करते सबसे पहले यही बताया गया था कि फाई नॉट, और ये फाई नॉट 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये कुछ भी हो सकता है, अगर ये 0 है मान लो, अगर ये 0 है तो फिर आंसर आएगा a sin kx माइनस ओमेगा टी। बट अगर ये 180 है तो sin 180 प्लस थीटा, इज इट नॉट साइन ऑफ माइनस थीटा? तो अगर हम फाई नॉट 180 कर दें तो क्या ये साइन पलट नहीं जाएंगे अंदर? तो फिर ये इस पे मत जाइए, यहाँ कोई भी चीज हो सकती है,
कोई भी प्लस माइनस बन सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हो रहा है, वो सब डिपेंड कर रहा है आपके फाई नॉट की वैल्यू पर। फाई नॉट की वैल्यू के हिसाब से वेव की इक्वेशंस बनती हैं, और तो कई सारे पॉसिबल इक्वेशंस हैं, और जब यहां पर कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं तो y1 प्लस y2 की भी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। उन पॉसिबिलिटीज में हमारे पास cos kx भी आ सकता है, sin kx भी आ सकता है। भाई यहीं पर अगर मैं kx माइनस ओमेगा टी लिखता, ओमेगा टी माइनस kx की बजाय kx माइनस ओमेगा टी लिखता, तो यहाँ sin kx आ रहा होता है। तो फाई नॉट की वजह से, बिकॉज फाई नॉट कैन हैव एनी वैल्यू, so due to possible values of the phi naught, a wave equation can be written in multiple forms, and due to the multiple forms of y1 and y2, y1 plus y2 which is standing wave can also be written in multiple forms. So हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन 2a cos kx sin ओमेगा t आ रही है, ये भी हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन 2a sin kx cos ओमेगा t आ रही हो, ये भी हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है 2a sin kx sin ओमेगा t आ रही हो, और ये भी हो सकता है कि ये 2a cos kx cos ओमेगा t आ रही हो। कुछ भी स्टैंडिंग वेव पॉसिबल। एक्चुअली क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि y1 y2 क्या है, और y1 y2 क्या है वो डिपेंड करता है फाई नॉट कितना है। ये पूरा एक चेन है, पूरी कंसेप्ट की चेन है। भाई मैं यहीं पर अगर मैं फाई नॉट को 90 कर दूं, फाई नॉट 90, तो ये साइन की जगह कॉस नहीं बन गया, और अगर ये कॉस में चले गए दोनों फंक्शंस, अगर फाई नॉट 90 है और दोनों फंक्शंस कॉस में गए, तो फिर आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओगे, और cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में क्या आता है, क्या उसमें साइन के टर्म्स आते हैं या cos के टर्म्स आते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है एक्चुअल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, एक्चुअल इक्वेशन फॉर द स्टैंडिंग वेव डिपेंड्स अपॉन actual equations of traveling waves, and the actual equation of traveling wave it depends upon value of phi naught. कल एचसीवी का जो थर्ड वर्क आउट एग्जांपल आप पूछ रहे थे, उसी एग्जांपल में उन्होंने कॉस की इक्वेशन नहीं लिखी हुई है। यही तो डाउट था कि सर हम लोगों ने तो क्लास में साइन की इक्वेशन पढ़ी थी, वो अपने एग्जांपल में कॉस की इक्वेशन क्यों लिख रहे? तो उन्होंने फाई नॉट को 90 लिया हुआ है, तो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन साइन या कॉस कुछ भी हो सकते हैं, और साइन और कॉस के अंदर साइन भी चेंज हो सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज की वजह से स्टैंडिंग वेव के भी कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बट इन सारी पॉसिबिलिटीज में ये जो 2a cos kx है, या फिर 2a sin kx है, या फिर 2a sin kx, या फिर 2a cos kx, ये सब एम्पलीट्यूड्स हैं, जिसमें 2a मैक्सिमम वैल्यू है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि जब मेरा मैक्सिमम a नॉट है तो वो एक तरीके से 2a की वैल्यू है, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं ना कि आगे cos kx आएगा या फिर sin, इसीलिए बोल रहा हूं पॉसिबल फंक्शंस ऑफ एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड के पॉसिबल फंक्शंस में या तो sin kx होता है या फिर cos kx होता है। मैं क्यों रेगुलरली बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि स्टैंडिंग वेव दो ट्रेवलिंग वेव को ऐड करके बनता है, और ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन फाई नॉट पर डिपेंडेंट है। तो जब इसकी कई सारी पॉसिबल वैल्यूज, तो इन इक्वेशंस की कई सारी पॉसिबिलिटीज, इनके समेशन की कई सारी पॉसिबिलिटीज, एम्पलीट्यूड्स की कई सारी पॉसिबिलिटीज। ठीक है यहाँ तक? तो कहीं पर भी अगर स्टैंडिंग वेव होगा ना, कहीं भी स्टैंडिंग वेव बना होगा अगर, तो उसका एम्पलीट्यूड दो ही तरीके से लिख सकते हैं, मैक्सिमम इंटू साइन के एक्स या फिर मैक्सिमम इंटू कॉस के एक्स। अब एग्जैक्टली क्या होगा, बिकॉज ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो अगर अगर मैं ये कह दूं कि जो उसका फिक्स पॉइंट है दैट इज x इक्वल टू 0, सपोज x इक्वल टू 0 इज द फिक्स पॉइंट, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? if x equal to 0 is a fixed point where particle cannot move, so the amplitude of that particle which is at x equal to 0 आना चाहिए, which function will give you the 0 value at x equal to 0? So if x equal to 0 is a node,
then this is the answer. And if x equal to 0 is the antinode, नहीं, मतलब स्टैंडिंग वेव के एम्पलीट्यूड के दो पॉसिबल फंक्शंस हैं। यहां पर स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आगे साइन या कॉस, ये इस बात पर डिसाइड किया जाता है कि x 0 पर नोड है या फिर x 0 पर एंटी नोड है। तो 0 पर अगर नोड है मतलब कि वहां पर 0 आंसर आना चाहिए। x 0 नोड मतलब वहां पर ऑसिलेशन होगी नहीं, ऑसिलेशन जब होगी ही नहीं तो वहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और साइन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x को 0 पुट करने से 0 आएगा, बिकॉज कॉस के अंदर x को 0 पुट करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है तक, मतलब कि ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 43 ना, 43rd था। 43rd क्वेश्चन में भूल गए क्वेश्चन क्या था। अच्छा, वो ट्यूनिंग फोर्क दे रखा था 600 हर्ट्ज का, है ना? तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाज द ए पार्ट, एंड नाउ इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 0.5, राइट द सुटेबल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशन। ठीक है, देखो क्या हो सकता है इसमें। आपने ये फाइंड आउट किया है ना कि ये कौन से मोड में है, दिया ना? कौन सा? हाँ, आप सुनिएगा, लॉजिक सुनना इसका। स्टैंडिंग वेव की ये 4 पॉसिबल इक्वेशंस हैं, राइट? तभी उन्होंने पूछा है सुटेबल इक्वेशन कौन सी होगी जो सूट कर रही होगी इसको, मतलब परफेक्ट, मतलब कंफर्म तो नहीं है बट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं वो। तो ये स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स है, इसमें x इक्वल टू 0 पर क्या होगा? साइन के x तो एम्पलीट्यूड में होगा ना, आप बिल्कुल समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में दो टर्म्स हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, एक साइन वाला एक कॉस वाला। ये जो साइन वाला टर्म देख रहे हो ना, ये एम्पलीट्यूड बताता है आपको, मतलब दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, और आगे वाला टर्म आपको बताता है एसएचएम। समझ पा रहे थे? और इसको समझो, अच्छा यहां से हम इन 4 में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स है, मतलब कि x इक्वल टू 0 पर नोड है, मतलब कि हमारे पास साइन के एक्स वाला टर्म आना चाहिए। तो हमारी पॉसिबल वेव इक्वेशंस क्या क्या है? पॉसिबल वेव इक्वेशन, इट कैन बी आइदर 2a sin kx cos omega t और इट कैन बी sin omega t। मतलब हम टाइम वाले के बारे में तो श्योर नहीं है ना कि वहां साइन आएगा कि कॉस आएगा। स्टैंडिंग वेव में kx और ओमेगा टी दोनों के आगे साइन और कॉस लगे हुए, तो किसके साथ साइन लगेगा किसके साथ कॉस लगेगा यही तो डिसाइड करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं ना कि अगर नोड है x इक्वल टू 0 पर तो kx के साथ साइन लगेगा, लेकिन ओमेगा टी के साथ क्या लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सुटेबल वेव इक्वेशन क्या बन सकती है यहाँ पर? कौन सा इक्वेशन यहाँ सूट कर सकता है? ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या टर्म आता हो, थैंक यू। तो दो पॉसिबल आंसर्स हैं यहाँ पर। और इन्होंने वहां पर दिया ना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में वो किस चीज की वैल्यू है, एक ही है 2a की, किस चीज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है? पूरी लाइन पढ़ो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ, तो पार्टिकल्स, सुनिए, जो पार्टिकल्स होंगे उनका वाइब्रेशन तो दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि एक वेव नहीं है इसके अंदर, एक वेव तो आप ट्यूनिंग फोर्क से भेज रहे हो और एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो दिख नहीं रही आपको,
तो जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे वो दोनों वेव के सुपरपोजिशन से करेंगे, मतलब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन के हिसाब से होगा, ना कि ट्रैवलिंग वेव के हिसाब से होगा। तो अगर पार्टिकल इस इक्वेशन के हिसाब से वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आपको 2a की वैल्यू 0.5 दी गई है उसमें। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सबको पता होता है भाई। Particles in the string, they are vibrating, but by which equation? Are they vibrating by the equation y1, or they vibrating by the equation y2, or they are vibrating by the equation which is y1 plus y2? ये concept है, ये concept होगा। And so if they are vibrating by this equation, the maximum amplitude is 2a, and that is given as 0.5. That means a is 0.25, right? So ultimately हमारा आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेव इक्वेशन क्या हो सकती है। So 2a, which is the maximum, 0.5. So we will write y equals to 0.5 centimeter. Now, will it be cos kx or sin kx? कैसे मालूम चला? Because x equal to 0 is the node, so that confirms sin kx. Sin kx and cos kx, it is confirmed by what is at x equal to 0. If it is node, sin kx. If it is antinode, cos kx. But what will come after that, sin omega t or cos omega t, that is not confirmed. वो confirm नहीं है. So it can be sin omega t, it can be cos omega t also. यहाँ पर we can have sin omega t as well as we can have cos omega t. अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या आंसर लिखा है, राइट? अब इन्होंने अपने आंसर में यहाँ पर क्या लिखा है? cos, बट वो गारंटी नहीं दे सकते उसकी, तभी सुटेबल इक्वेशन की बात की है। यहाँ पर हम cos ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर sin ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, यहाँ cos ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो आप पूरी बात बहुत दिमाग सुनना कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिखने में 3 टर्म्स आते हैं आपके। पहला टर्म स्टैंडिंग वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बताता है, फर्स्ट टर्म डिफाइंस। सेकंड टर्म कैन बी, सुनिए, सेकंड टर्म कैन बी sin kx और so what comes here depends on what is at x equal to 0. हाँ, what is at x equal to 0 मतलब it is node or anti node, that will decide if it is sin kx or cos kx. And this one, sin omega t. What comes here? What comes here depends on how the vibrations started. How the vibration started का मतलब ये vibrations, how the vibration started means ये, if the vibration starts from the extreme point, if the vibration starts from the mean point, ठीक है? Suppose that question says कि vibration starts from the mean point, क्या मतलब हुआ? Starts वर्ड का मतलब टाइम कितना होता है? So if we start from the mean point, that means t equal to 0,
एंड y शुड बी 0। अगर लिखा जाए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन लिखा जाए द वाइब्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पॉइंट, which means putting t equal to 0 we should get y equal to 0। अब बताओ यहाँ sin ओमेगा t या cos ओमेगा t? So it will have sin omega t। लैंग्वेज समझनी है, चैप्टर आसान हो जाता है। बिगेस्ट प्रॉब्लम हम लोग की ये है कि हम लोग इस पर बहुत कम टाइम देना चाहते हैं और इस पे ज्यादा टाइम देना चाहते हैं फॉर्मूले के ऊपर। अगर क्वेश्चन कहता है ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट which means putting t equal to 0 I should get a maximum value। So putting t equal to 0 if I get the maximum value, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए cos, because 0 पर cos maximum होता है, sin maximum नहीं होता। So if vibration starts from the extreme point it will be cos omega t। So what is that x equal to 0 node or anti-node that decides sin or cos with kx term, and how the vibration starts that decides sin or cos with omega t। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. देखिए एक बार लिखो जरा, समझ आया तो। If x equal to 0 is antinode, if x equal to 0 is antinode, and vibration starts from the extreme point, what is the possible standing wave equation? What is the possible standing wave equation? दोनों कॉस में आएंगे, दोनों कॉस में आ जाएंगे ना। So it will have y equal to something which is y maximum and cos kx cos omega t, but y maximum is not given in this question। So some maximum value will be there, कुछ तो होगा ना maximum value, but after that it will have cos kx and cos omega t। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। So now 42 जो है या 43 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ट्राई करेंगे। एम्पलीट्यूड का फंक्शन उसमें क्या बन, ये तो लिख ही लिया ना हमने। 43rd चल रहा है ना, 43rd, हाँ 43rd। अब नाउ 43rd क्वेश्चन में, 43rd क्वेश्चन में यहाँ पे जो k है, बिकॉज आपसे उसमें एम्पलीट्यूड की बात की गई है एंड दिस टर्म इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कहां पर पूछा गया इस क्वेश्चन में, कौन से पॉइंट पर एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है? नहीं, मैक्सिमम तो दिया है, पूछा कहां गया है? अच्छा इक्वेशन ही है बस, हाँ तो वो तो हो गया ना फिर तो। ओके हो गया, ठीक है, चलिए हो गया, वो क्वेश्चन हो गया। मुझे लगा कुछ और पूछा था उसमें, चलिए ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे है ना, और देखते हैं क्या होगा इसमें। एक 46 क्वेश्चन देखें इसका। नहीं 46 नहीं, सॉरी 49 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जेई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन एडवांस में। इसमें इन्होंने 2 स्ट्रिंग्स यूज की हैं, ठीक है, और एक स्टील की है शायद और एक एल्यूमिनियम की। सो स्टील एंड एल्यूमिनियम 2 स्ट्रिंग्स हैं, इनकी लेंथ वगैरह सब दी गई है।
जो वो बाद में देखेंगे, है ना, लेंथ वगैरह जो डेटा है वो बाद में देखेंगे। लॉजिक पे आओ पहले, इसका जो लॉजिक है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है, जो फिक्स पॉइंट्स है, फिक्स पॉइंट्स बाय डेफिनेशन नोड बनेंगे, बाय डेफिनेशन। और एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, ये तो नोड डेफिनेशन से बन रहा है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट्स है। और एक उन्होंने खुद कहा है कि जो ज्वाइंट है वो भी नोड है, दिस इज अ नोड, ये गिवन इन प्रॉब्लम। ये चीज आपको बताई जा रही है, बाकी दोनों बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट्स है, वो नोड होने ही होने। बट ये भी एक नोड है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन में इनकी लेंथ, सपोज दैट L1 है, इसकी लेंथ L2, इसका मास पर यूनिट लेंथ नहीं दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, एरिया दिया गया है। तो एक्चुअल में जो मास पर यूनिट लेंथ होता है वो डेंसिटी इंटू एरिया ही होता है। डेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट जो होता है वो मास पर यूनिट लेंथ है, बिकॉज मास पर यूनिट लेंथ का मतलब m/l, and mass is density into volume, and volume is area into length. So length cancel and mu is rho into a. So वो जो डेंसिटी और एरिया दिए गए हैं उसका पर्पस क्या है फिर, अल्टीमेटली म्यू निकालने के लिए, ठीक। ठीक है, अब निकालना क्या उसमें आपको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मतलब यहां पर पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज इन दिस स्ट्रिंग बाय द फॉर्मूला। अब मैंने कहा ना ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, सेम स्ट्रिंग्स नहीं है, तो वैल्यू ऑफ n दोनों में अलग अलग आएगी, क्योंकि ड्राइवर तो एक ही होगा ना हमारा। तो सेम ड्राइवर विल ऑसिलेट दिस स्ट्रिंग एंड द सेम ड्राइवर विल ऑसिलेट अदर स्ट्रिंग। अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट दिया गया था आपको कि इफ द सेम ड्राइवर इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट द वैल्यू ऑफ n कैन बी डिफरेंट। तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू, फॉर द फर्स्ट स्ट्रिंग we will write n1 divided by 2 times L1 and the root of T divided by mu replaced by density into area, which is rho1 A1. And the second string will also vibrate with the same frequency, but the value of n is a different there, n by 2n root of tension divided by rho2 A2. Tension will be common. ये मैकेनिक्स में बताया गया है, when the two strings are joined at point, tension is always same on both sides. Tension will be same on both sides. समझ रहे हैं? Why the frequency is same in both strings? Because they are driven by same driver. सर लूप्स तो दो बन रहे हैं, तो n को 2 की लूप दो कहाँ बनने, कहाँ लिखा है? सर ये सेंटर में नोड मार रहा है, तो ये कहाँ लिखा है कि दो लूप बन रहे हैं? नोड की पोजीशन दी गई है, हो सकता है बीच में भी नोड हो, ये कहाँ दिया गया है? ये थोड़ी दिया गया कि इसके अलावा और कोई नोड नहीं है। नाउ n1 by n2 will be L1 by L2 and square root of rho1 A1 upon rho2 A2. अब आइए, आपको L1 L2 कितने कितने दे रखे, 80 upon 60 and root of rho1, density of this steel wire 7.8. What is the density of the other wire, which is rho2? 2.6. What is the area of the first wire?
1, कोई बात नहीं, और डिवीजन क्योंकि रेशियो ले रहे तो कैंसिल हो जाएगा नीचे। दूसरे की डेंसिटी एरिया है 3, तो ये क्या हो जाएगा आंसर पूरा 4/3, ये टोटल वैल्यू 4/3 है। जिसका क्या मतलब हुआ, n1 by n2 is 4/3, मतलब what is the minimum value of n1 and minimum value of n2 3, and similar ratio 4/3 can also be written as 8/6, so maybe n1 is 8 and n2 is 6, maybe n1 12, तो इसीलिए पूछा उसने कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी तब आएगी जब n1 और n2 की वैल्यूज 4 और 3 दी जाए, बिकॉज ये इंटीजर्स है, मुझे पता है n1 भी इंटीजर है, n2 भी इंटीजर, तो दो इंटीजर्स का रेशियो अगर 4/3 है तो उन इंटीजर्स की मिनिमम वैल्यूज 4 और 3, सो बिकॉज ऑफ द मिनिमम केस, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए अगर आपको, तो टेक n1 इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू 3 एंड ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी बाय एनी वन रिलेशन, चाहे ये रिलेशन यूज कर लो चाहे ये रिलेशन यूज कर लो, कोई भी n1/2 L1 एंड रूट ऑफ t/ρ1 A1, बट यहाँ n1 क्या रखोगे 4, सो वैल्यू ऑफ n1 विल बी 4, बाकी मेरे ख्याल से सबको दिया है, लेंथ सब दिया होगा। अब यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पर रेशियो फाइंड कर रहे थे तो यूनिट्स पर ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पर जो यूनिट रखोगे वो आप कन्वर्ट करके मिलीमीटर स्क्वायर नहीं धरेंगे। हाँ, डेंसिटी भी शायद ग्राम्स में ना, तो वो भी किलोग्राम में तो आएगी, किलोग्राम सिर्फ सेम यूनिट्स में तो सर क्यों चेंज करें, मतलब सब सीरीज में दिए हैं केवल वो मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। हाँ, तो ये तो सारे सीजीएस में लेके जाओ, ठीक है। हाँ, मतलब ये चीज बैन है। दोनों बराबर करते हैं, हाँ, दोनों बराबर करते हैं, n1 की वैल्यू करते हैं, एक ही आएगा यार, वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी ये निकालो चाहिए निकालो, वो तो ऑलरेडी कहा था कि बिकॉज ड्राइवर जब सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। ठीक है, तक आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करें आगे। Now next is energy of traveling and standing wave. पहले ट्रैवलिंग वेव कराएंगे, देन स्टैंडिंग वेव। पहले आप एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग वेव देखो। मतलब इसमें भी हमने एक सोर्स यूज किया, ठीक है ना, इसके अंदर भी हम एक सोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स समथिंग विच वाइब्रेट्स, सो सम वाइब्रेटर, मान लें इस तरह का कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है और उसके साथ स्ट्रिंग अटैच है, बट स्ट्रिंग आगे कहीं से अटैच नहीं है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा कोई, ध्यान दीजिएगा। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब वेव आगे ही चलती जाएगी, लौट के पीछे नहीं आएगी, क्योंकि लौट के पीछे आ गई तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव हो जाएगी, दो वेव हो जाएगी ना तब। तो लॉन्ग स्ट्रिंग नो रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स वेव सिर्फ ट्रेवल कर रही है एक तरफ, वापस नहीं आ रही है, ट्रेवलिंग वेव। अगर यही स्ट्रिंग दूसरे एंड पर बांध देंगे, कहीं पर फिक्स कर देंगे, तो जहां पर फिक्स करेंगे वहां से रिफ्लेक्शन होने लगेगी, तो जाने वाली वेव और आने वाली वेव मिल जाएंगी और वहां पर स्टैंडिंग वेव बनेगी।
और ये वाइब्रेटर सोर्स का मतलब यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क को यूज कर सकते हैं, मतलब समथिंग विच वाइब्रेट्स अप एंड डाउन, ट्रांसवर्स, इट वाइब्रेट्स अप एंड डाउन, समथिंग विच वाइब्रेट्स इन अप एंड डाउन डायरेक्शन। वो कोई ब्लॉक हो सकता है, हैंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो जर्क करे ऐसे, ट्यूनिंग फोर्क ले सकते हो, इसी को ड्राइवर कह रहे हो बेसिकली। यार अगर हम ये कह दें कि ये जो ड्राइवर है, जो सोर्स है, ड्राइवर कह लीजिए, वाइब्रेटर कह लीजिए, सोर्स कह लीजिए, कोई भी नाम दे दो इसके, इसकी कुछ पावर होगी, एंड लेट्स से दैट पावर इज कैपिटल पी, इसकी कुछ पावर पी है, एंड पावर की जो डेफिनेशन है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यहां से जाएगी, राइट? ये तो है। तो अगर ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल हो, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ सर्टेन लेंथ एल, तो पूरे स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल करने में कितना टाइम चाहिए आपको, कितना टाइम लगेगा इस पूरी स्ट्रिंग में वेव जाने के लिए? अगर वेव यहां से स्टार्ट हो टाइम t इक्वल टू 0 पर, अगर हम ये माने कि यहां से वेव ने स्टार्ट किया एट t इक्वल टू 0, तो स्ट्रिंग की एल लेंथ को कवर करने में वेव कितने सेकंड्स लेगी अगर वो v स्पीड से ट्रेवल कर रही हो तो? If a wave travels with v speed, how much time, how many seconds the wave will take to reach at some other point? L by v. So the wave reaches at this point after L upon v seconds. ठीक है, इसका मतलब इतनी देर तक यहां पर वाइब्रेशंस हो रही थी, मतलब इतनी देर तक मेरा सोर्स ऑन था, राइट ना? और वो पर सेकंड इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो टोटल कितनी एनर्जी वाइब्रेटर से स्ट्रिंग में गई होगी? एनर्जी बाय सोर्स या ड्राइवर और वाइब्रेटर टू द मीडियम, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. Energy is simply power into time, but which time? The time which a wave takes to travel a given length. The time the wave takes to travel. So that is power multiplied by L by V. ठीक है जी। अब पावर का फॉर्मूला पहले कभी ड्राइव किया जा चुका है, रिकॉल करते हैं। यस तो बोला आपने, अब रिकॉल करो। टी ओमेगा वी अपॉन 2 भी रहा होगा। हाँ, एवरेज पावर ही चाहिए, एवरेज पावर ही चाहिए मेरे को। हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एवरेज है, अदरवाइज इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। चलिए एवरेज ही कर लेते हैं, इसको एवरेज पावर पी ले लेते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सो v तो कैंसिल हो गया, एंड व्हाट इज म्यू इनटू एल? मास. So the energy is half because mu is mass upon length, mass upon length. So mu into length becomes mass, half m a square omega square. This is the first result which you have to learn for the energy of traveling wave. Energy of a traveling wave is 1/2 m a square omega square. याद करना है, मतलब ये रिवीजन नोट्स में ऐड होगा। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ऐसा फॉर्मूला पहले भी कहीं आ चुका है किसी चैप्टर में। ये एनर्जी का फॉर्मूला पहले भी किसी चैप्टर में आ चुका है, एसएचएम में। सेम फॉर्मूला पर एसएचएम लिखा, एसएचएम की भी एनर्जी का ये फॉर्मूला है। तो
हाँ हाँ, ये टोटल एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। चलिए स्टैंडिंग वेव की एनर्जी क्या होगी वो देखो अब। सेकंड इज फॉर द स्टैंडिंग वेव, दैट मींस नाउ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट सम अदर एंड। वो भी निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, अभी नहीं। नाउ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड सो दैट standing waves are set up created। ठीक है जी। अब यहाँ पर ट्रेवलिंग वेव नहीं होगी नाउ, यहाँ पर किस टाइप की वेव होगी? नाउ द स्ट्रिंग विल हैव स्टैंडिंग वेव। बट उन वेव की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी होगी, समझ आए? हाँ, लेकिन मैं बताऊं लेट ऑफ सम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मान लेते हैं कि स्टैंडिंग वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट है, ए एस डब्ल्यू कर दीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की एम्पलीट्यूड इतनी है, ठीक है। तो अब एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव standing wave is actually sum of two traveling waves। देखो ये स्टेटमेंट बार बार यूज हो रहा है। सो एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज बेसिकली सम ऑफ एनर्जी ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स। हाँ जी बिल्कुल, भाई स्टैंडिंग वेव का मतलब दो वेव ट्रेवल हो रही ना, तो दोनों वेव की एनर्जी ऐड करके स्टैंडिंग वेव की एनर्जी आ जाएगी। पर जब देखो, जब हमने अभी डेरिवेशंस की थी और हमने अपने ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशंस लिखी थी a इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर हमने लिखा था दूसरी एक y1 लिखा था और दूसरी ट्रेवलिंग वेव को लिखा था हम लोगों ने a इंटू साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो जो स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव, उसकी इक्वेशन तो ये बनती है सर, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग वेव के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का डबल है, या उल्टा कहिए जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का होगा उसका हाफ एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग वेव का होगा। So it is the sum of energy of the two traveling wave where each traveling wave has an amplitude of standing का हाफ होगा वो, मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये लाइन समझ में आई आपको कि when the traveling wave has amplitude a, standing has 2a। तो रिवर्स आ जाओ, if standing has some amplitude, half of that will be the amplitude of traveling। So the energy of standing wave will be 2 times, because दो वेव है और स्टैंडिंग वेव में दोनों सिमिलर वेव होती है, तो 2 टाइम्स देख लो एक बार। एंड अभी अभी हम लोगों ने ट्रेवलिंग वेव की एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है जस्ट नाउ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बट वहां पर जो ए था वो ट्रेवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड था। अभी जो उसके पीछे डेरिवेशन की थी उसमें जो ए स्क्वायर है वो ट्रेवलिंग वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, जो कि ए एफ डब्ल्यू बाय 2।
मतलब यहाँ पर ASW का स्क्वायर अपॉन 4, ये बात समझ में आई? अभी जो ट्रेवलिंग वेव की आपने डेरिवेशन थोड़ी देर पहले की है, जस्ट 2 मिनट पहले की है, उसमें जो ए स्क्वायर है वो उस ट्रेवलिंग वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है वो स्टैंडिंग वेव, और इसका हाफ एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग का होगा। सो अल्टीमेटली मेरा आंसर बन जाएगा एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव अल्टीमेटली 1/4 m ओमेगा स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव का स्क्वायर। नहीं, नॉर्मली यही दिया जाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, किसी भी वेव का मैक्सिमम दिया जाता है हमेशा, तो उसी ले रहे हैं। क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं ना, देखो डेरिवेशन क्लियर हुआ है, ट्रैवलिंग स्टैंडिंग दोनों। क्वेश्चंस कैसे होंगे देखिए, बुक खोलिएगा बता रहे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन 29 एचसीवी में, एचसीवी के वेव चैप्टर में 29 सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आइडिया दे रहे। दूसरा वाला पार्ट भी तो अभी वो डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें क्या क्या दिया हुआ है एक बार देखो जरा। फ्रीक्वेंसी गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, म्यू टेंशन गिवन है, म्यू दिया है, तो एक तो एवरेज पावर पूछा है, तो एवरेज पावर तो हालांकि ये पहले डिस्कस हो चुका है, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और v इज रूट ऑफ टी बाय, सो अब सब कुछ दिया हुआ है, म्यू टी ए एफ, से पावर निकल जाएगा। बात आ रही सेकंड पार्ट की, वहां एनर्जी ऑफ वेव की बात की, कितने टाइम में, 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ना। तो अब इसके बारे में देखो, पहले जो बताया था छोड़ दीजिए, यहां पर वेव कौन सी है, ट्रेवलिंग या स्टैंडिंग? तो एनर्जी ऑफ 2 मीटर लेंथ, सुनिएगा, एनर्जी ऑफ 2 मीटर स्ट्रिंग, बिकॉज ये ट्रेवलिंग है, तो फॉर्मूला ट्रेवलिंग वेव का लगाओ, हाफ मास ऑफ 2 मीटर इंटू ए स्क्वायर इंटू, अब आप डायरेक्ट करोगे, एंड वी कैन फाइंड द मास ऑफ 2 मीटर लेंथ बिकॉज म्यू इज गिवन। तो अब जो किया ना वो लगाएंगे, हाफ मास ऑफ द 2 मीटर वायर विच इज म्यू इंटू 2 मीटर, एम्पलीट्यूड इज गिवन, ओमेगा इज गिवन, सो दैट मतलब बिना ए पार्ट सॉल्व किए हम बी पार्ट कर सकते हैं। अगर ए पार्ट ना करना हो तो डायरेक्ट भी बी पार्ट किया जा सकता है, आज जो फॉर्मूला पढ़ा उसकी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन 29। अब एक प्रॉब्लम ये देखिए जल्दी से, एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर दे रहे इसको। अगर मैं कहूं कि अ वेव इज गिवन बाय समथिंग लाइक 6 सेंटीमीटर साइन ऑफ पाई x by 3 and cos 2 pi small t by 5, ऐसे रैंडमली कुछ लिख दिया है।
सपोज ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एंड ये इक्वेशन है, इसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज फाइंड एनर्जी फॉर अ लेंथ ऑफ एल, फाइंड द एनर्जी फॉर अ लेंथ ऑफ लेट्स से 2 मीटर, इसमें भी 2 मीटर लेंथ की एनर्जी। हाँ, म्यू दिया जाएगा एंड म्यू इज गिवन समथिंग, मतलब म्यू गिवन है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जा रहा हूँ, गिवन होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा उसका। मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ कि अभी जो फॉर्मूला सीखा है उसको यूज कैसे करोगे, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो देखना। तो ये वेव इक्वेशन है, ट्रैवलिंग की है या स्टैंडिंग की है? तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कौन सा लगना है? 1/2 या 1/4? बस इतना ही फर्क है, एक में 1/2 है, एक में 1/4 है, ये याद रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग में 2 है और स्टैंडिंग में 4 है। बाकी क्या करना है, 1/4 मास, वो म्यू इंटू लेंथ, ओमेगा, ये इससे आएगा, ये आप कंपेयर करोगे यहां पर। तो टाइम के साथ जो टर्म होता है ये क्या है, और एक्स के साथ जो टर्म होता है के, तो ओमेगा इज 2π/5। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, दिस वन, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां पर 6 सेंटीमीटर है अपॉन 100 मीटर हो गया, और इसका स्क्वायर। देखो फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होगा अगर उसका एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो। तो फॉर्मूला कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी किसी से भी फोटो कॉपी करा लो। ये समझना होगा व्हाट इज ASW का मतलब हुआ जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में जो नंबर लिखा है यहाँ पर, वो है, मतलब स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना हुआ यहाँ पर 6। ट्रेवलिंग वेव के एम्पलीट्यूड क्या रहे होंगे 3, ट्रेवलिंग वेव विल बी 3। और एक क्वेश्चन और है कि ये जो स्टैंडिंग वेव आप देख रहे हो ये 2 ट्रेवलिंग वेव से मिल करके बना होगा ना, वो कौन सी 2 ट्रेवलिंग वेव होगी जिनके मिलने से ये बना है? कंस्टिट्यूएंट्स ट्रेवलिंग वेव क्या होगी इसकी? आइडेंटिफाई दोज 2 ट्रेवलिंग वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ विच इज द स्टैंडिंग वेव। कौन से 2 ट्रेवलिंग वेव को हमने ऐड किया होगा जिससे कि ये इक्वेशन आई होगी? फिर से देखो करके, बोल सही रहे हो। एनर्जी वाला लॉजिक क्लियर हुआ आपको? एक HCV से और एक इधर से, जल्दी जल्दी देखिए इसको। हर क्वेश्चन ये है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसे लाओगे? तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है। 2 sin A cos B is basically sin of A plus B and plus sin of A minus B। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेंगे। सो इसमें से 3 को बाहर कर लेते हैं, 2 अंदर हो जाएगा, it will become 2 sin A cos B and then it will become sin of A plus B and plus sin of A minus B। अब ये इक्वेशंस क्या हैं? तो वापस दोनों में दो ना, उसमें क्या है? तो दिस इज वन ट्रैवलिंग वेव, दिस इज ठीक है। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव और स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वाली जो वेव है वो खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वेव इन द गैसेस, इसका अगला चैप्टर साउंड वेव। ये चैप्टर पूरा हो गया आपका, मतलब ये एक्सरसाइजेस भी पूरी कर सकते हो। इसका नेक्स्ट चैप्टर है साउंड वेव। ठीक है, थैंक यू।